इजरायली सोसाइटी में आप इसके खिलाफ मुखालिफ जो भीड़ देख रहे हैं, कोई भलमनसाहत में नहीं है। वो इस चीज से डर रहे हैं कि उनका में दो 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 उनको सेटबैक होगी। एक तो ये जो इंटेलिजेंस वाला सेटबैक होगा, कि उनको जो इंटेलिजेंस वहां से मिल रही थी, गैदर हो रहे थे, वो इंटेलिजेंस खत्म हो जाएगी, वो आप ब्लैकमेल नहीं कर सकते। दूसरा ये पोल होते हैं, तो गजा में आप मान के चले हमास का जो अभी सपोर्ट बेस है वो 70% के आसपास है। और इनफैक्ट वेस्ट बैंक में हमास का सपोर्ट बेस जो है वो 70% से ऊपर है। और पीएफएलपी और बाकी जो और पार्टीज हैं उनके भी अच्छे सपोर्ट बेस हैं। अब होगा यूं कि वो हमास को तो पार्टिसिपेट होने नहीं देंगे, कहेंगे कि आप किसी तरह। तो ये होगा कि हमास से रिलेटेड जो पॉलिटिकल इंडिविजुअल हैं वो कोई नया नया महाज बनाएंगे, या वो इंडिपेंडेंट लड़के और इसमें जीतने की कोशिश करेंगे। किसी भी सूरत हाल में उनको मेजोरिटी वोट जो है वो प्रोग्राम मिलेगी। दुनिया मेरे आगे में तमाम नाजरीन और सामीन का इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद खुर्रम रजा, कौमी आवाज़ का डिजिटल एडिटर। ये प्रोग्राम नेशनल हेरल्ड, नवजीवन और कौमी आवाज़ की जानिब से पेश किया जा रहा है। ये दौर महज खबरों का नहीं, बल्कि ऐसे फैसले और ऐलानात का है जो पूरे खित्तों और आलमी सियासत की सिमत बदलने की सलाहियत रखते हैं। इसराइल में जिस नए कानून के तहत सजाए मौत की कानूनी हैसियत देने की बात हो रही है, वो सिर्फ एक कानूनी शिक नहीं, बल्कि इसराइली रियासत के अंदर जारी सियासी, अस्करी और नजरियाती कशमकश की अक्कास है। 7 अक्टूबर 2023 के बाद पैदा होने वाली फिजा में इस कानून के फलस्तीनियों के खिलाफ इज्तमाही पॉलिसी के तसलसल के तौर पर भी देखा जा रहा है। यही वजह है कि खुद इसराइल के अंदर सिविल सोसाइटी, इंसानी हकूक की तंजीमें और साबिक जग इस पर खुलकर तशवीश का इजहार कर रहे हैं। दूसरी जानिब फलस्तीन में महमूद अब्बास की जानिब से इंतखाबात के ऐलान ने एक नई बहस छेड़ दी है। सवाल यह है, क्या ये वाकई जमहूरी अमल की बहाली की कोशिश है या आलमी दबाव का नतीजा? दूसरे मौजू का ताल्लुक मशरिक वस्ता से नहीं, आलमी मीशत से जुड़ा हुआ है। बरतानवी वजीर आजम कियर स्टारमर का चीन का हालिया दौरा इस सवाल को जन्म देता है कि क्या यूरोप अब अमेरिका की एकतरफा रवैये से हटकर एक मुतवाजन और खुद मुख्तारी खारजा पॉलिसी की तलाश में है। ये तमाम सवाल मिलकर हमें एक ऐसे दोराहे पर ला खड़ा करते हैं जहां इलाकाई फैसले आलमी सियासत को नई शक्ल दे रहे हैं। अब हम सबसे पहले सौरभ शाही साहब से पूछते हैं कि क्या इसराइल में जिस नए कानून के तहत फांसी की सजा को कानूनी शक्ल देने की बात हो रही है, इसकी असल रूह क्या है? क्या ये महज कानूनी इस्लाह है या इसके पीछे कोई सियासी व अस्करी पस मंजर भी कार फरमा है? जी सौरभ साहब। देख जी देखें, कोई अस्करी एस्पेक्ट तो इसका नजर नहीं आता है। उसकी सबसे बड़ी रीजन ये है कि अ, इसराइल के अंदर जो उनका अपना इंटरनल इंटेलिजेंस है, जिसको वो सेनबेट कहते हैं, वो जो हमारे दर्शक हैं वो उसी तरह से उसको एसबी है, सिक्योरिटी ब्यूरो। तो जैसे अरबी और उर्दू में हम सीन और बे कहते हैं, उसी को वो समझे कि वो एसबी यानी सिंबेट। तो उसी से वो इसराइल का इंटरनल जो सिक्योरिटी है, जैसे हमारे यहाँ आईबी होती है, वैसे उनके यहाँ एसबी होती है, सिनबेत होती है। सिनबेत के पास ये फाइल जो है वो कई सालों से पड़ी थी। और सिनबेत ने इसका विरोध किया था। वो बार बार ये कहता रहा है कि इसका इसके जो हैं वो जो असरात होंगे वो एक्चुअली निगेटिव होंगे इसराइल के अपने मिलिट्री इंटरेस्ट के लिए। और ये बात सिनबेत में जो डिफरेंट डायरेक्टर जनरल्स उसके बनते रहे, हेड बनते रहे हैं, उन्होंने बार बार इसको रिटरेट किया है। याद रखें, ये सवाल उनके पास कम से कम 10-12 सालों से ये फाइल जो है वो पड़ी। अब आपको याद होगा, अभी पिछले ही साल सिनबेत के चीफ को हटाने को लेकर नेतन्याहू ने एक बहुत बड़ी लड़ाई ले रखी थी वहां के सुप्रीम कोर्ट से। वो बार बार कोई डिसीजन लेते थे, सुप्रीम कोर्ट उसको खारिज कर देता था। यानी हो इसराइल में यूं रहा है कि जो ओल्ड एलिट्स हैं, जो इजरायली सेकुलर एलिट हैं, यानी यहूदी तो हैं लेकिन
यानी खुदा में उनका कोई विश्वास नहीं है, सेकुलर जीव है। हालांकि इसको लेके भी कुछ मजाहिया चीजें कही जा रही हैं कि भाई ये जो सेकुलर जीव हैं ये खुदा में विश्वास तो नहीं करते, लेकिन ये विश्वास करते हैं कि खुदा ने इनको 3,000 पहले जो है 3,000 साल पहले जमीन जो है वो दे दिया वहां। एनीवे वो तो मजाक की बात है। तो ये जो सेकुलर ज्यूज जिसको अस्कनाजी जू कहते हैं, जो खासकर बेसिकली यूरोप से आए हैं, वो यूरोपियन है, हर मामले में ईस्टर्न यूरोपियन है, वो पोलैंड से हैं, वो हंगरी से हैं, वो रूस से हैं। उनका जो इंस्टीट्यूशन पे कब्जा रहा है, उस कब्जे को धीरे धीरे जो ये रिलीजियस जू हैं, जिसमें से कि मोस्टली एशिया और नॉर्दर्न अफ्रीका से आए हैं, यानी मोरक्को से आए हैं, लिबिया से आए हैं, इराक से आए हैं, सीरिया से आए हैं, इन जगहों से जो जू वहां पे आए हैं, वो उन इंस्टीट्यूशंस पे कब्जा कर रहे हैं। यानी धीरे धीरे वो सेकुलर जू को सप्लांट कर रहे हैं रिलीजियस जू से, जो ज्यादा मैसियनिक है, जो रिलीजियसली मोटिवेटेड यहूदी है। तो एक, इसको आप इंटरनल तख्तापलट कह लें, कू कह लें, जो भी इसको आप कह लें, वो ऑलरेडी हो रहा है, कई इंस्टीट्यूशंस पे ये चीजें हो रही हैं। याद रखें कि इजरायली मिलिट्री में भी कर्नल से नीचे के पोस्ट पे अब जो मैक्सिमम आपको यहूदी मिलेंगे वो अश्केनाजी उससे नहीं आते हैं। हालांकि आपको पता है इसराइल में सबको कंपलसरी मिलिट्री सर्विस है, लेकिन जो परमानेंट मिलिट्री जिनकी कमीशन होती है उसमें अब रिलीजियस जू जो हैं उनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। तो जब तक सिंध बेत पे अस्केनाजी जू का कब्जा था, वो अपने आप को यूरोप के कॉलोनियलिज्म का एक एक्सटेंशन देखते थे कि भाई मैं तो यूरोप में जो एक सिविलाइजेशन है उसका मैं एशिया में एक आप कह लें आउटपोस्ट हूँ कॉलोनियलाइजेशन का। अब क्या हो रहा है कि उस पर वो रिलीजियस जू आ गए हैं। तो जब तक ये प्रो नेतन्याहू यहूदी यानी अश्केनाजी यूरोपियन माइंडेड यहूदी इंस्टीट्यूशंस पे थे, वो उनके जो थिंकिंग थी, उनकी जो रिकमेंडेशंस थी, वो उस बिना पे थी, यानी उस रोशन ख्याली, सो कॉल्ड रोशन ख्याली के ऊपर। अब जब इन इंस्टीट्यूशंस पे राइट विंग व्यू का कब्जा हो गया है, यानी चाहे सिंबत पे जो नई चीज है, तो उन्होंने फाइल पे रिकमेंडेशन लिख दिया है कि अब वो इस चीज का इसकी हामी है कि ये फांसी वाला कानून जो है बनाया जाए। तो ये महज एक डिसीजन नहीं है, इसमें आप देख रहे हैं कि इसराइल के अंदर जो एक तख्ता पलट हो रहा है, उसके सोसाइटी में जो एक चर्निंग हो रही है, वो एक प्राइमरी रीजन नजर आता है, जहां पर कि इंस्टीट्यूशनल कंट्रोल जो अस्केनाजी ज्यू के हाथों से निकल रहा है, वो इन चीजों को वहां इंप्लीमेंट होने दे रही है। जैसा आपने बताया, बहुत बारीकी से बताया कि इसराइल में चर्निंग हो रही है सियासत में। क्या इस नए फांसी के कानून को 7 अक्टूबर 2023 के हमले और इजरायली रियासत के फलस्तीनियों के खिलाफ मजमूई पॉलिसी से जोड़कर देखा जाना चाहिए? देखें, अब वही है कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। तो जब जब इस चीज पे बहस हो रही है, इस बिल पे जब बहस हो रही है, तो इसको बहस को इस तरह से किया जा रहा है जैसे कि ये कोई एकेडमिक बहस, यानी कैपिटल पनिशमेंट के प्रोज और कॉन्स, यानी उसके फायदे नुकसानात, ये सारी चीजें डिस्कस की जा रही हैं। लेकिन वही होता है कि जब जो आपके मन में होता है वो तो बड़ा क्लियर हो जाता है। तो अब चाहे इतमार बिन गवीर हो, चाहे वो बेलजलील स्मोत्रिच हो, ये लोग जब मुखातिब होते हैं आवाम से, तो फिर ये सच सच बात बोल देते हैं। याद रखें, इसराइल में हमेशा ये सिस्टम रहा है कि अंग्रेजी और इंटरनेशनल मीडिया में वो कोई और चेहरा अपना प्रेजेंट करते हैं, और अपने जो उनके जो इंटरनल ऑडियंस है जो हिब्रू जबान में ज्यादा पढ़ती है, उसके लिए वो एक और चेहरा होता है। वो आपको याद होगा, वाजपेयी के जमाने में बोल दिया था मुख नहीं मुखौटा है। आपको याद होगा, जो हमारे बिल्कुल। पूरा जो थोड़ी बड़े उम्र के दर्शक हैं उनको ये कहानी याद होगी, आज से 20 साल पहले की। तो इसराइल में वही होता है, मुख और मुखौटा वाली चीज जो है साथ में चलती है। तो अभी ही वो जो कुछ वो इजरायली गजा में मारे गए थे, उनके जो अवशेष भेजे गए हैं, उनका जब अभी लास्ट राइट हो रहा था, तो उसमें इतमार गिबिन बेन गवीर पहुंचता है और उसमें वो कहता है कि हम ये फांसी का कानून बनाएंगे जिससे कि ये हम इसको डिटर कर सकें, और ये जो टेररिस्ट हैं ये फिलिस्तीनी, हम इनको इनके लिए डिटरेंस बनाएंगे। अब इसमें दो चीजें हैं। अव्वल तो ये है कि अगर तो आप इमोशनल, ये नहीं है, अगर आप ये कह रहे हैं कि ये यानी एक साइंटिफिकली तरीके से आप इस कानून पे बहस कर रहे हैं और इसके प्रोज और कॉन्स को देख रहे हैं,
तो फिर तो एविडेंस जो है वो आपके बिल्कुल खिलाफ है। पूरे दुनिया में जो इस पे डेटा जो है वो ली गई है, वो डेटा ये कहती है कि कहीं भी कैपिटल पनिशमेंट ने से क्राइम जो है वो कम नहीं है। ये पूरे दुनिया की डेटा है। अब मैं आपको अ, अब डेटा के मामले में ऑफ कोर्स सबसे ज्यादा मेथोडिकल जो है वो अमेरिका है, तो मैं अमेरिका की एक एग्जांपल देना चाहता हूं और उसकी रोशनी में मैं फिर इस पे आऊंगा आपके सवाल के दूसरे हिस्से। तो अमेरिका में जैसे फ्लोरिडा एक स्टेट है, जैसे हमारे दर्शक जानते हैं, फ्लोरिडा में कैपिटल पनिशमेंट है। अभी पिछले साल ही मेरे ख्याल से 17 या 19 कैपिटल पनिशमेंट जो है वहां पे दी गई है, 2025 की मैं बात कर रहा हूँ। और यूं पाया गया कि 1985 से उनके पास डेटा 2025 तक का है, यानी अच्छा खासा 40 साल का डेटा उनके पास है। और ये पाया गया कि 40 सालों से वहां पे डेथ पेनल्टी है और लगातार बड़ी तादाद में डेथ पेनल्टी जो है वो दी जा रही है, लेकिन उससे क्राइम में कोई कमी नहीं है। यानी क्राइम जो है वो उतना ही है या बढ़ गया है। इनफैक्ट अमेरिका में जो डेटा है वो ये कहती है, देखिए अमेरिका में हमारे दर्शकों को पता है तमाम जो स्टेट्स हैं उनके अपने कानून हैं। तो कुछ स्टेट्स जो है वो कैपिटल पनिशमेंट वहां पे अबॉलिश्ड है, कुछ स्टेट्स है जिसमें कैपिटल पनिशमेंट दी जाती है। फ्लोरिडा का डेटा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि फ्लोरिडा में पहले डेमोक्रेट्स की एक जमाने में हुकूमत होती थी, वहां पे कैपिटल पनिशमेंट जो है एबोलिश था, कैपिटल पनिशमेंट वहां वापस लाया गया और अब वो ज्यादा इंट्रेंच हो गया क्योंकि वो धीरे धीरे ज्यादा ज्यादा रिपब्लिकन स्टेट बनता चला गया। अमेरिका की डेटा ये कहती है कि जिन स्टेट्स में कैपिटल पनिशमेंट है उसमें क्राइम रेट नेशनल एवरेज से ज्यादा है, और जिन स्टेट्स में कैपिटल पनिशमेंट नहीं है वहां क्राइम रेट नेशनल एवरेज से कम है। और ये पूरे 50 स्टेट की मैं आपको डेटा जो है वो बयान कर रहा हूं। दूसरी चीज कि ये कहना कि हर साल इतनी बड़ी तादाद में आप लोगों को कैपिटल पनिशमेंट दे रहे हैं, ये खुद ही एक एग्जाम्पल है बताने का कि क्राइम नहीं रुक रहा है। वरना ये हर साल आपको नंबर बड़े आपके क्यों होते हैं? आपके नंबर तो कम होने चाहिए ना, कि भाई इस साल मैंने 300 कैपिटल पनिशमेंट दिए, तो भाई उससे लोग अगर डर गए तो अगले साल 200 होने चाहिए, डर गए तो जब आप हर साल कैपिटल पनिशमेंट के नंबर्स आपके उतने ही हैं, ये अपने आप में एक एग्जाम्पल है कि कैपिटल पनिशमेंट जो है वो कारगर नहीं है। अब मैं अमेरिका की एग्जाम्पल इसलिए भी दे रहा हूं कि इसराइल का कोई अपना पॉलिसी तो है नहीं, वो सारी चीजें अमेरिका से उसकी इंपोर्ट होती है। तो अगर अमेरिका में ये चीज ये डेटा है तो जाहिर है कि वो रिफ्लेक्ट इसराइल के अंदर भी करेगा। तो इसराइलियों को अगर इसमें सही में लगता है कि इसको सीरियस डिस्कशन की तरफ उसको लेते तो ये बात नहीं कहते। तो जाहिर इसमें इमोशनल इशू है, ये कोई साइंटिफिकली जो है इसको एनालाइज नहीं किया जा रहा। वैसे तो आपने पहले सवाल के जवाब में दे दिया है, मगर दिलचस्प बात यह है कि खुद इसराइल के अंदर इस कानून की शदीद मुखालफत हो रही है। इसराइल सिविल सोसाइटी, इंसानी हकूक़ की तंजीमें और बाज़ साबिक जज इस कानून की खिलाफ वर्जी में क्यों खड़े हैं? उन्हें किस बात का खौफ है, या इस कानून को लेकर इसराइल के अंदर तकसीम किस तरह की है? दो चीजें, जैसे 7 अक्टूबर के बाद आपने देखा कि जो इसराइल का इंटरनेशनल डीलेजिटिमेशन है वो फास्ट हो गया है। तमाम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने उसको डीलेजिटिमाइज कर दिया है, ये कह दिया है कि ऑक्यूपेशन है, इनफैक्ट ये कह दिया है कि दिस इज अकीन की अपार्थाइड regime, जिस तरह से साउथ अफ्रीका में था। अब ये कानून की अगर आप बिल को पढ़ेंगे सही से उसके फाइनल डिटेल्स को, तो आप देखेंगे कि इसमें दो ट्रैक है। एक ट्रैक वेस्ट बैंक को लेके है, जहां पे थोड़ा बहुत खुद यानी फिलिस्तीनी थोड़ी बहुत उनको खुद मुख्तार है, थोड़ा बहुत, बहुत ज्यादा वहां भी नहीं ऑक्युपाइड कर। और एक ट्रैक इसराइल प्रॉपर और यरूशलेम को लेकर। बिल ये कहती है कि इजरायली ऑक्युपाइड 1967 वाले एरिया में अनइंटेंशनल डेथ विल ऑल्सो लीड टू कैपिटल पनिशमेंट। ठीक है, यानी फिलिस्तीनी अगर मार रहा है और वो अनइंटेंशनल भी है, यानी मैन स्लॉटर का चार्ज है, गाड़ी से कोई गलती से कुचल गया, उसको फांसी होगी। और जो इसराइल प्रॉपर है और ऑक्युपाइड जेरूशलम का इलाका है, उसमें ये कह रही है कि ओनली इंटेंशनल डेथ विल अमाउंट टू कैपिटल पनिशमेंट। तो यानी जो चीज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कह रही है कि इसराइल अपार्थाइड रेजीम में तब्दील हो चुका है, उसको ये मुहर लगाती है उस चीज पे कि हाँ
वो दिखा रही है कि दो सेट ऑफ कंडीशंस के लिए दो कानून वहां पे बने हुए हैं। तो अव्वल तो ये चीज। दूसरी ये चीज है कि अगर इनको ये लगता है कि इससे जो पैलेस्टीनियन ऑपरेशंस हैं वो कम हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है। वो फिलिस्तीनी जो अटैक करने के लिए निकल रहा है, वो ये मान के चल रहा है कि वो घर नहीं लौटेगा। तो उसको क्या फर्क पड़ता है कि वो सेमेरली एक्सिक्यूट कर दिया जाए वहां पे, या उसको फांसी की सजा। इनफैक्ट जब वो समैरली एक्सिक्यूट किया जाता है तो वो, उसका नाम जो है वो नहीं आता, वो चर्चा में नहीं आता। उसका नाम फिलिस्तीनियों को तो पता होता है, दुनिया को पता नहीं होता। जब फांसी दी जाएगी तो वो नाम आप उसका जो अपने हिसाब से, उनके हिसाब से जो भी ऑपरेशन है उसमें वो शहादत कहलाएगी, क्योंकि उनके नाम पूरे दुनिया में। तो वो जो जो इस थॉट प्रोसेस से निकला है अपने घर से, उसको तो आप इससे डिटर नहीं कर सकते कि उसको फांसी पड़ने वाली है। इनफैक्ट एक चीज जो इससे देखी गई है वो ये है कि जब आप लंबे समय तक किसी को जेल में रखते हैं तो आप उसके विल को तोड़ते हैं। यानी हो सकता है कि वो कोलैबोरेटर बन जाए। बार बार ये देखा गया है, चाहे गज्जा के केस में या इवन वेस्ट बैंक के केस में, कि जो मोस्टली फिलिस्तीनी कोलैबोरेटर होते हैं वो फैमिली मेंबर्स होते हैं जो, जिनके मान लें किसी का शौहर वहां पे 25 सालों से, अब वो सिर्फ मिलने जा रही है, मिलने का पास उसको लेना है, तो वो गद्दारी के लिए तैयार हो रही है, क्योंकि उसको अपने हस्बैंड से मिलना है। उसको पास दे रहा है इसराइल, ये कह के अच्छा ठीक है ऐसा है, तुम अब तुम्हारे घर के बगल में एक कमांडर है, उसका तुम हमको मूवमेंट बताओ कि वो कब आता जाता है दिन में, तो हम अगली बार तुमको ये पास। जब वो फांसी पे चला गया तो इस पास की ये आप ब्लैकमेल जो है वो नहीं कर सकते। तो ये जो इजरायली सोसाइटी में आप इसके खिलाफ इस मुखालिफ जो भीड़ देख रहे हैं, कोई भलमनसाहट में नहीं है। वो इस चीज से डर रहे हैं कि उनका ब्लैकमेलिंग। दो 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 उनको सेटबैक होगी। एक तो ये जो इंटेलिजेंस वाला सेटबैक होगा, कि उनको जो इंटेलिजेंस वहां से मिल रही थी, गैदर हो रहे थे, वो इंटेलिजेंस खत्म हो जाएगी, वो आप ब्लैकमेल नहीं कर सकते। दूसरा ये कि जैसा मैंने कहा कि वो जो फर्दर डीलेजिटिमाइज इंटरनेशनल कम्युनिटी में होगा, बिकॉज ऑफ द अपार्थाइडियल नेचर ऑफ द लॉ, जिसमें दो पैरेलल ट्रैक दो सिचुएशन के लिए क्रिएट। अभी हाल ही में महमूद अब्बास ने फलस्तीन में इंतखाबात का ऐलान किया है। आप इसको किस जाविये से देखते हैं? क्या ये वाकई जमहूरी अमल की बहाली की संजीदा कोशिश है या बैनुल अक़वामी दबाव का नतीजा है? देखिए, संजीदा कोशिश तो नहीं है। आपको ये, मैं आपको बता दूं, आश्चर्य की बात नहीं होगी, 10 से 12% से ज्यादा फतह को सपोर्ट नहीं अपने लोग। और मैं ये 10-12% ज्यादा कह रहा हूँ। ये 10-12% भी वो लोग हैं जो सरकारी मुलाजिम हैं, और उनकी मजबूरी है, क्योंकि फतह जो है सत्ता में है तो उसको सपोर्ट वो करते हैं। फतह को पिछले 2005 से ही ये डर सता रहा है कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा तो ना महमूद अब्बास को कोई पसंद करता है, ना ही और किसी को, यानी फतह से रिलेटेड किसी को कोई पसंद करता है। चुनाव होंगे, फतह बुरी तरह इसमें हारेगी अगर फ्री एंड फेयर चुनाव हो। अब मसला ये है कि जो गज्जा की डील है वो इस बिना पे ही हुई है कि इलेक्शन होंगे, पीए जो है वो उसको यानी ठीक किया जाएगा, उसमें से उसको डेमोक्रेटाइज किया जाएगा, और वो पीए दोनों जगह पे काम करेगी। तो उससे ये होगा कि नॉन फतह माइंडेड जो इंडिविजुअल हैं, चाहे वो हमास से हों, चाहे वो पीएफएलपी जीसी से हों, चाहे वो पीएफएलपी से हों, तमाम और पार्टीज हैं, उनके इंडिविजुअल बड़ी तादाद में जीत के आएंगे। यही दबाव है जिसके कारण ये चुनाव हो रहे हैं। महमूद अब्बास ऐसे भी उनका सेनाइल डिके हो चुका है, उनको को समझ में आता है ना, उनकी कोई बात है, वो मतलब वो एक तरीके से वो वेजिटेबल हो चुके हैं। हम्म। कोशिश यहाँ पे अमेरिका और इसराइल की ये है कि कोई यूएई समर्थित किसी कैंडिडेट को, खासकर वो दहलान जो है जिसको कि कोई भी पसंद नहीं करता, उसको किसी तरह इस चुनाव में जितवाया जाए। लेकिन वो उसका सपोर्ट बेस महमूद अब्बास से भी कम है, तो आप उसी से समझ सकते हैं कि उसकी क्या पॉपुलैरिटी वहां पे है। अगर चुनाव फ्री एंड फेयर होते हैं तो फतह का खेला जो है वो खत्म है उसमें। हमको नहीं लगता है कि कोई 15-18% से ज्यादा उसको वोट आएगी, और वो भी इसी मजबूरी से आएगी कि उतने लोग जो हैं वो सरकारी मुलाजिम हैं, और इसलिए उनको मजबूरी है कि वो उसको सपोर्ट करें जिसके अंदर वो मुलाजमत जो है वो कर रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा इलेक्शन, ये अगेन भलमनसाहत से नहीं है, इंटरनेशनल प्रेशर से है। लेकिन फ्री एंड फेयर चुनाव होते हैं नहीं होते हैं, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि याद रखें, लास्ट टाइम जब फ्री एंड फेयर चुनाव 2005 में हुए थे,
तो गजा ने हमास का चुनाव किया था फतह के ऊपर में, और ये बात नागवार गुजरी थी फतह को भी, इसराइल को भी और अमेरिका को। अगर ये इंतखाबात फेयर एंड फ्री होते हैं तो क्या हमास दोबारा एक तरीके से तो पावर में आ जाएगी? वो वही मैं पिछले उसमें इशारा कर रहा था कि अगर फ्री एंड फेयर ये पोल होते हैं तो गजा में आप मान के चले हमास का जो अभी सपोर्ट बेस है वो 70% के आसपास है। और इनफैक्ट वेस्ट बैंक में हमास का सपोर्ट सपोर्ट बेस जो है वो 70% से ऊपर है। और पीएफएलपी और बाकी जो और पार्टीज हैं उनके भी अच्छे सपोर्ट बेस हैं। अब होगा यूं कि वो हमास को तो पार्टिसिपेट होने नहीं देंगे, कहेंगे कि आप किसी तरह, तो ये होगा कि हमास से रिलेटेड जो पॉलिटिकल इंडिविजुअल हैं वो कोई नया नया महाज बनाएंगे, या वो इंडिपेंडेंट लड़के और इसमें जीतने की कोशिश करेंगे। किसी भी सूरत हाल में उनको मेजोरिटी वोट जो है वो मिलेगी। इसमें अभी तक के जितने भी पोल्स हमने देखे हैं, और मोस्ट ऑफ दीज पोल्स जो है वो वेस्टर्न किसी एजेंसी ने करवाए हैं किसी के साथ मिलकर, और उन पोल से तो यही पता चल रहा है कि हमास और पीएफएल की बरतरी है। और सबसे निचले पायदान पे जो इसराइल और यूएई का फेवरेट कैंडिडेट है दहलान, वो है। और उससे जरा सा ऊपर आपको फतह वहां पे नजर आ रही है। अब हम आलमी सियासत के नए पहलू पर गौर करते हैं जिसका ताल्लुक नए बदलते माशी ताल्लुकात से है। हम अपने मेहमान से ये जानना चाहेंगे कि बरतानवी वजीर आजम केयर स्टामर के हालिया चीनी दौरे को आप किस तनाजुर में देखते हैं? क्या ये महज तिजारती मफाद का सफर था, या बरतानिया अपनी खारजा पॉलिसी में कोई नया तवाजुन पैदा करना चाहता है? क्या बरतानवी वजीर आजम केयर स्टामर का चीन का दौरा अमरीकी सदर की जारहाना यकतरफा रवैये के मुतबादिल के तौर पर देखा जा सकता है? क्या ये दौरा इस बात का इशारा करता है कि यूरोप अब अमेरिका से हटकर चीन के साथ बराह रास्त ताल्लुकात इस्तवार करना चाहता है? देखिए चीजें इतनी जल्दी बदलेगी नहीं। आपने पिछले महीने कनाडा के प्राइम मिनिस्टर का वो वक्तव्य सुना जिसमें कि बड़े बेबाक होकर उन्होंने डावोस में कई चीजें कही। अब मसला ये है कि उन्होंने बेबाकी से कह दी, बाकी लोग डर डर के वो चीज कह रहे हैं। इसमें से ये किसी को भी ऐसा नहीं है कि, ऐसा नहीं कि समझ नहीं आ रहा है, चाहे कैर स्टामर हो चाहे वो गेट्स हो, जर्मनी में कोई भी ऐसा नहीं है जिनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि अमेरिका अपने एलाइज को एक तरीके से ब्लैकमेल कर रहा है। मसला ये है कि डिपेंडेंसी इतनी ज्यादा हो गई है, जो अंग्रेजी में हम कहते हैं टू पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। वो सब अंडे आपने एक ही बास्केट में, अमेरिकन बास्केट में रख दिए हैं, अमेरिका उस बास्केट में जाके बैठ गया है। मसला ये है कि जब आपकी डिपेंडेंसी, ट्रांस अटलांटिक डिपेंडेंसी 50-70 सालों की है, तो वो ओवरनाइट तो बदल भी नहीं सकती, क्योंकि आपके इंस्टीट्यूशन इतने इंट्रेंच्ड हैं एक दूसरे से कि उस रिवर्सल में भी टाइम लगेगा। जब उस रिवर्सल में टाइम लगेगा तो कभी तो आपको वो शुरू करना होगा। अगर आप 5 साल बाद ये रिवर्सल शुरू करेंगे तो उसके फल जो है 15 साल बाद नजर आएंगे। अगर आज शुरू करते हैं तो उसके फल अगले 5-7 सालों में आपको मिलने लगेंगे। तो ये जो आप रद्द अमल आपको यूरोप से नजर आ रहा है, और आपने नोटिस किया होगा ये सिर्फ यूरोप तक महदूद नहीं है, कनाडा भी है, और यूरोप के और दूसरे ममालिक यानी यूके के अलावा भी जो दूसरे ममालिक है वो भी उनका भी लगातार दौरा वहां पे हो रहा है। क्योंकि छोटे देश हैं तो उनके दौरे जो हैं वो इतने वाइड स्प्रेड, उसकी कवरेज जो है आपको नहीं मिलती है, लेकिन कई दौरे अभी लगातार चल रहे हैं। तो इससे लग रहा है कि एक डाइवर्सिफाई जो है उसकी कोशिश ऑलरेडी चालू हो चुकी है, और ये इरिवर्सेबल। मैं आपको बता दूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगला चुनाव जो है वो डेमोक्रेट जीत जाएं और फिर से वो यूरोप को कहें नहीं नहीं सब चीज ठीक होगा, अब वो तो एक एब्रेशन था डोनाल्ड ट्रंप और वो पागल था, अब तो लेकिन वो नहीं होगा, क्योंकि काठ की हांडी जो है वो बार बार नहीं चढ़ती है। तो अब वो हांडी जो है उतारने की कोशिश हो गई है। हाँ, हांडी उतारने में वक्त लगेगा क्योंकि पानी अभी भी उबल रहा है। तो इसमें ये आप इस प्रोसेस को इरिवर्सिबल मानिए। अ, हाँ, कुछ ड्रामेटिक आपको नजर नहीं आएगा। मतलब आइंदा हफ्तों महीनों और सालों में ड्रामेटिक कुछ नहीं होगा, लेकिन अंदर चीजें होती रहेंगी। और इसके एक्चुअल जो रिपरकशंस हैं वो आपको 10-15 सालों के बाद नजर आएंगे।
और रैदर मिनिमम भी मैं कह लूं तो 4-5 सालों के बाद आपको इसके इम्पैक्ट जो है वो नजर आने शुरू होंगे। अभी जो है वो उसको कहने की तैयारी हो रही है, ड्रामेटिक कुछ नहीं है। जैसा हमारे सौरभ कुमार शाही साहब ने बताया कि इसके नतीजे जो हैं वो 3-4 साल में नजर आएंगे। ये थे हमारे मेहमान सौरभ कुमार शाही, जो हमारे नाजरीन को आलमी मुद्दों के ताल्लुक से रोशनास करा रहे थे। हमेशा की तरह आखिर में मैं तमाम नाजरीन और सामीन से गुजारिश करता हूँ कि वो अपनी कीमती आरा और तजावीज़ हमें ज़रूर इरसाल करें, ताकि हम प्रोग्राम दुनिया मेरे आगे को आपके लिए मज़ीद दिलचस्प, जामे और मानेखेज़ बना सकें। अब अगले प्रोग्राम में फिर हाजिर होंगे एक नए रुख और एक नई सोच के साथ। तब तक के लिए मुस्बत सोच को ज़िंदा रखिए और प्रोग्राम दुनिया मेरे आगे को देखते रहिए।